In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और सबको खुश आमदीद अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स सीरीज़ के अंदर। हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं। ऐसे लोग जो अभी अभी अकाउंट्स से रिलेटेड एडमिशन उनका हुआ है और वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट उनका पहला सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये सीरीज़ इंतहाई मुफीद साबित होने वाली है। क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ गई तो आपकी बेस बन जाएगी, बेसिक्स अच्छे से होगी तो फिर आपको अकाउंटिंग आना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग जो है वो एंट्रीज़ करना सीख रहे हैं। आज हमारे पास एसेट्स से रिलेटेड जो है वो जर्नल एंट्रीज हम करना सीखेंगे कि एसेट्स से रिलेटेड हम तीन चीज़ों को हम टच करेंगे। एसेट्स की ख़रीदारी से रिलेटेड, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, और उस पर जो डेप्रिसिएशन ली जाती है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम एसेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि एसेट्स जो होते हैं वो बिज़नेस के रिसोर्सेज होते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं, इनको हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। ये वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करके बिज़नेस जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता होता है। अब ये रिसोर्सेज मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इनकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो वो वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पर दो बेसिक टाइप्स जो हैं उसकी बात कर लेते हैं कि एसेट्स हमारे पास दो बुनियादी किस्म के होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं और दूसरे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो या तो कैश में होते हैं या कैश के इक्विवेलेंट होते हैं या कन्वर्टिबल टू कैश आप कह लें विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर उन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो तो वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते होते हैं। दूसरे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती है और ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिज़नेस में होते हैं और बिज़नेस को 1 साल से ज़ायद अरसे तक ये फ़ायदा पहुँचाते रहते होते हैं। डेप्रिसिएशन की जो मैंने बात की तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक सिर्फ फिक्स्ड एसेट से होता है, करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन वैसे तो प्रोसेस ऑफ एलोकेशन होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, लेकिन हम इसे आसान लफ्ज़ों में बेसिक्स के तौर पर सीखते हुए बिगिनर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो एसेट्स को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को हम जर्नलाइज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम परचेज़ की बात करते हैं कि अगर एसेट परचेज़ किया जा रहा हो तो फिर उसको कैसे जर्नलाइज किया जाएगा। परचेज़ नकद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, इसमें अब आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने परचेज़ को कैश परचेज़, क्रेडिट परचेज़ से सीख लिया है। सेल्स भी दोनों तरह से भी हो सकता है, कैश भी और क्रेडिट भी, दोनों हमने पहले सीख ली हैं। तो बिज़नेस के अंदर हम एक जो है वो परचेजिंग लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि ये कैश पे कर लेते हैं, सेल्स को हम क्रेडिट पे कर लेते हैं, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी इसके अंदर। अब मिसाल के तौर पर एक मशीनरी जो है वो बिज़नेस ने परचेज़ की है, लेट्स सपोज यहाँ पर आ जाता है, एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹1 लाख, ठीक है। और साथ थोड़ा सा एडवांस इस एंट्री को कर लेते हैं। चलें पहले सिंपल करते हैं फिर एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। मशीनरी परचेज़ की गई है कैश से ₹1 लाख। तो आप देखिए यहाँ पर दो एसेट यूज़ हो रहे हैं, एक मशीनरी एक कैश। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें ये दो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, मशीनरी यूज़ हो रही है और कैश हो रहा है। ये दोनों एसेट हैं। एसेट को किस अकाउंट के तहत डील करते हैं? रियल अकाउंट के तहत डील करते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है? जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करें, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करें। अब आप सोचें कि हम मशीनरी ख़रीदें पैसों से ₹1 लाख, तो ₹1 लाख हम दे रहे हैं और उसके बदले मशीनरी ले रहे हैं, यानी कैश बिज़नेस से जा रहा है और मशीनरी बिज़नेस में आ रही है। यानी कैश जो है ये गोज़ आउट और मशीनरी जो है ये कम्स इन, ये बिज़नेस में आ रही है। तो जो चीज़ जा रही है उसको हमने क्रेडिट करना है, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो मशीनरी आ रही है इसको डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगी? मशीनरी डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी जर्नल एंट्री ये बन जाएगी हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और ये ₹1 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और साथ में नरेशन बन जाएगी बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख की ये मशीनरी खरीदी गई। अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे ले चलते हैं। अगर मशीनरी ख़रीदने के साथ, अच्छा एक और बात याद रखें, आपको याद होगा जब परचेजेज़ की हम लोग एंट्री सीख रहे थे तो मैंने बताया था कि
कि परचेजेज, अब लिखा तो परचेज यहाँ पे है, कुछ बच्चे हो सकता है कहेंगे ये परचेजेज इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि परचेजेज का ताल्लुक गुड्स से होता है, और गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें बिज़नेस डील कर रहा होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बिज़नेस डील कर रहा है वो हम ख़रीद रहे हैं तो वो परचेजेज हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बिज़नेस डील नहीं करता वो गुड्स का नाम नहीं यूज़ करता है, बल्कि किसी आइटम का नाम यूज़ करता है, जिसका मतलब है कि वो उसकी गुड्स नहीं है। या मशीनरी का हम बिज़नेस नहीं कर रहे। हाँ, अगर इनका मशीनरी का बिज़नेस होता, मशीनरी ख़रीद रहे होते तो फिर ये हमारे लिए परचेजेज होनी थी, तो परचेज़ का अकाउंट यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, याद रखनी है बात। अच्छा, अब मशीनरी के साथ हो सकता है कि हमने ये किसी दूसरे मुल्क से मशीनरी ख़रीदी हो और उसको यहाँ पर हम लाकर इंस्टॉल करना चाहते हैं, और इंस्टॉल करने के लिए भी हमने जो है वो इंजीनियर्स बुलाया कि ये मशीनरी आई पड़ी है, इसको हमें इंस्टॉल करके भी दें। अब मिसाल के तौर पर इस मशीनरी को ख़रीद तो लिया 1 लाख रुपए में। अच्छा, कुछ थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इस पे हमने कैरिज पे किया, पेड कैरिज इनवर्ड रुपीज़ 10,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज़ अगेन 10,000। थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रांजैक्शन वाली। मशीनरी ख़रीदी है 1 लाख की, उसको लाने के लिए जो किराया दिया है वो 10,000 है, और उसको लगाने के लिए जो चार्जेस पे किए हैं वो भी 10,000 है। 3 चीज़ें होगी। अब वैसे तो देखा जाए ना तो ये कैरिज इनवर्ड एक अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से एक्सपेंस है, लेकिन अगर मशीनरी की ख़रीदते हुए आपने ख़रीदी और उसको अपने प्लांट पर लाकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी ख़र्चे होते हैं ना, वो हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, अलग अलग नहीं लिखते होते। बात फिर ध्यान से सुन लें कि जहाँ से हमने मशीनरी ख़रीदी वहाँ से लेकर अपने यूनिट पे उसको लगाने तक और फिर फंक्शनल करने तक जितना भी खर्चा आएगा वो हम उसकी कॉस्ट में डाल देंगे। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मशीनरी 1 लाख की ख़रीदी, मशीन 1 लाख की ख़रीदी, 10,000 उस पर किराया दिया तो 1,10,000 बन गया, और 10,000 हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो ये मशीनरी हमारी 1 लाख की नहीं बनी बल्कि 1,20,000 की। एंट्री यही रहेगी, मशीनरी आई पैसा गया। इन दोनों सूरतों में भी तो पैसा जा रहा है ना, और वो हम उसकी कॉस्ट में डाल देंगे। यानी जो 1 लाख की मशीनरी है वो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे कि वो हमारी 1,20,000 की मशीनरी। जो भी ख़र्चा मशीन को ख़रीद कर यूनिट पे लाने तक के लिए जो ख़र्चा होगा और फिर उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो खर्च होगा वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा 1,20,000 बन जाएगा, और नरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ पर साथ में आ जाएगा कैरिज पेड रुपीज़ 10,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज़ 10,000। ये नरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एसेट को परचेज़ करते हुए हम जर्नलाइज करते हैं। ठीक है जी। अगर हम उधार पे ख़रीदते तो कैश तो नहीं यहाँ पे जा रहा होता, फिर वो किसी शख्स का नाम आ जाता जो जिस भी बिज़नेस से हम ख़रीद के ले आते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी में सीखते हैं कि उधार पे ख़रीदे जी। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑन क्रेडिट। लेट्स सपोज मैं इसको ऑन क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई पता नहीं कहाँ से ख़रीदी, तो फिर पैसा तो नहीं जा रहा था। फिर हम इसको कैसे दर्ज करते, हम करते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट बना लेते, सन्ड्री क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। अब जिससे ख़रीद के लाए हैं वो तो 1 लाख रुपए है, तो यहाँ तो 1 लाख आना था। ठीक है, 10,000 और 10,000 ये तो हमने पैसों की शक्ल में पे किए हैं, तो यहाँ फिर ये कैश में चले जाते हैं। ये जो 20,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैरिज पे किया है, ये 20,000 ऐसे चले जाते हैं, और कुल मिलाकर मशीनरी 1,20,000 की रहती। क्रेडिटर्स जो है वो तो 1 लाख के हैं, लेकिन ये जो हमने नकद पे किया ये 20,000 है, तो कुल मिला के हमारी मशीनरी 1,20,000 की बन जाती।
यानी कैश को हमने साथ में लिख लिया, जो हमने ये ख़र्चा अलग से पे किया था वो हमने नकद पे किया, तो साथ में कैश आ गया। कैश जा रहा है ना, 20,000 तो जा रहा है, 1 लाख का उधार किया हुआ है, वो 1 लाख उधार में चले गए, 20,000 कैश जा रहा है तो 20,000 कैश में चार्ज हो गया और 1,20,000 की मशीनरी बन गई। तो इस तरीके से परचेजेज़ को हम लोग दर्ज करते हैं, कैसे उसकी ख़रीदारी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं सेल्स से रिलेटेड। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ये जो दूसरा केस हमने डिस्कस किया है ये आपके समझाने के लिए था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेल्स की तरफ। एसेट की परचेज हमने सीख ली, यहाँ पर दोबारा से फॉर कैश लिख दें ताकि जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या लेट देख रहे हैं तो वो यहाँ से देख सकेंगे। अच्छा, अब सेल्स करते हैं। नहीं, मशीनरी जो है वो सेल कर दी, ठीक है, बेची भी तो जा सकती है ना, जैसे ख़रीदी है वैसे हो सकता है कि वो ऑब्सोलीट हो गई हो या हमें अब उसकी ज़रूरत ना रही हो, या हम रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, कोई एडवांस मशीनरी आ गई ये दे के वो लेना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, जब एसेट सेल किया जाता है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आ जाता है मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़। ये जो 1 लाख वाली थी मिसाल के तौर पर हमने यूज़ की और 60,000 की बाद में हमने बेच दी, 2-4 साल बाद हमने 60,000 की बेच दी। अब देखिए सेल तो हो रही है ये, लेकिन हम मशीनरी में डील नहीं करते, ये हमारी गुड्स नहीं है, इसलिए सेल्स का अकाउंट यूज़ नहीं होगा, मशीनरी का अकाउंट यूज़ होगा। और ऑन क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैसे शैसे कोई नहीं मिल रहे हैं इसके, ये उधार होना है। तो यानी एक मशीनरी है, ये बिज़नेस से जा रही है, गोज़ आउट, और उधार पे बेच रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बन रहे हैं हमारे। तो जो चीज़ जा रही है इसने तो क्रेडिट होना है, तो डेफिनेटली दूसरे ने डेबिट ही होना है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, या कोई शख्स जो भी जिसको हम बेच रहे हैं वो रिसीवर है, तो रिसीवर ने डेबिट होना होता है। तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। अगर वो बता देता कि हमने XYZ को कंपनी ये मशीनरी बेची है, तो फिर XYZ का अकाउंट डेबिट हो जाता और मशीनरी का अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। तो अभी फ़िलहाल इस सूरत हाल के अंदर जो है वो हम क्या दर्ज करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट 60,000 और नरेशन बन जाएगा बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 60,000। ठीक है, इस तरीके से हमने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया। डेप्रिसिएशन की बात हमने पहले कर ली कि ये फ़िक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी है, इसका यूज़ 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, तो ये फ़िक्स्ड एसेट है और इन पे जो वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती होती है। तो डेप्रिसिएशन को हमने कैसे रिकॉर्ड करना होता है, लेट्स सपोज ये 1 ही साल बाद हमने बेच दी और 1 साल में ही उसकी डेप्रिसिएशन ये हुई, यानी 1 लाख रुपए की ख़रीदी, 60,000 रुपये उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है। या 1,20,000, ये भी 20,000 शामिल करेंगे, इसकी 1,20,000 की ख़रीदी और 60,000 उस पर 60,000 की बेच दी, 60,000 ही उसकी वैल्यू बनती थी, 60,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जितनी वैल्यू कम हुई है वो हम डेप्रिसिएशन को फॉर एग्जांपल चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा ख़र्चा होता है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, ये एक्सपेंस होता है। जब भी डेप्रिसिएशन आती है तो एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है, इसमें डिक्रीज़ हो रही होती है वैल्यू। और अमेरिकन अप्रोच हमें बताती है कि एसेट्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होते हैं। तो जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है तो एसेट ने तो क्रेडिट होना है, और ख़र्चा जो होता है इसको हमेशा हम क्या करते होते हैं, डेबिट करते होते हैं। यानी डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना है और एसेट ने क्रेडिट होना है। तो अगर इसी मशीनरी की हम बात करें, 1,20,000 के लिए 60,000 की अब रह गई है, तो 60,000 डेप्रिसिएशन अगर हमें लिखनी पड़े 1 साल के लिए की बात हो रही है, 3-4 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन लिखने की बात नहीं हो रही। अगर फॉर एग्जांपल 1 ही साल के अंदर उसकी हाफ 50% डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो उस डेप्रिसिएशन को हम कैसे दर्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम अपना एक्सपेंस बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और जिस एसेट की डेप्रिसिएशन ली जा रही है उसको क्रेडिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू बन गई,
वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा था। अगर यहाँ 80,000 होता तो हम ये कह लेते कि जी 1,20,000 में से 80 गया तो 40,000 जो है उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो 40,000 डेप्रिसिएशन बना लेते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सेल वैल्यू है वो ही डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बुक वैल्यू भी वही हो। बुक वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एक कंसेप्ट हुआ बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू कहते होते हैं जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दें तो वो बुक वैल्यू आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बुक वैल्यू और सेल वैल्यू सेम हो, ये भी बात याद रखें। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें हो रही हैं, ये फिर नेक्स्ट जब हम लोग एडजस्टमेंट्स के अंदर जाएंगे वहाँ पर ये बातें करेंगे, या डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ये बातें हम करेंगे। तो अभी ये याद रखें कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू में कुछ कमी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 60,000 कमी हुई है, 10,000 कमी हुई है, जितनी वो यहाँ पर बता देगा। चार्ट डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पर कहता है कि एट द रेट ऑफ 10%, तो हम 1,20,000 का 10% ले लेते, वो 12,000 बनता। अगर वो कहता है 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो हम 10,000 लिख देते। अगर वो कहता है 5,000 डेप्रिसिएशन लिए तो 5,000 लिख देते। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 60,000 डेप्रिसिएशन हो गई है तो हमने 60,000 यहाँ पे लिख लिया। तो इसकी नरेशन जो है वो बन जाएगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो इस तरीके से हमने एसेट्स जो हैं उनको लिखते होते हैं, ठीक है।